ही वापस लौटकर दुनिया में तबाही लाने की हिम्मत दे रही है। और यही इच्छा शक्ति है जो एक 18 साल के मामूली लड़के वेद को इस दौर का सबसे बड़ा रक्षक बनाने वाली है। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत आज नहीं, 3000 साल पहले हुई थी, जब पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली राक्षस विक्रोन मौत की सबसे बड़ी सेना लेकर दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। विक्रोन के खिलाफ देवताओं ने जब इंसानों की मदद करने से मना कर दिया, तब इंसानों की आखिरी उम्मीद था ज्ञान का देवता विद्यादेव। विद्यादेव की एक ही कमजोरी थी, मीना नगर की राजकुमारी परीवा। परीवा ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को विद्यादेव के प्रेम में समर्पित किया, बस इसी शर्त पर कि विद्यादेव उसे वो ज्ञान देंगे जिससे पूरे ब्रह्मांड को समझा और संभाला जा सके। और ऐसा ही हुआ भी। इसी ज्ञान से परीवा ने एक ग्रंथ तैयार किया, दिव्य ग्रंथ। दिव्य ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें तीनों लोकों की शक्तियां छिपी थी। विक्रोन की सेना पर इसी विद्या से इंसानों ने जीत पाई, लेकिन विक्रोन खुद बच गया। तीनों लोकों में दिव्य ग्रंथ की चर्चा फैल गई। देवताओं ने विद्यादेव का बहिष्कार किया और एक इंसान के प्यार में पड़ने के लिए आकाश लोक की जेल में डाल दिया। और विक्रोन सीधे पहुंचा परीवा के पास दिव्य ग्रंथ छीनने। महल में कदम रखते ही उसने एक इशारे में परीवा की पूरी सेना को मार डाला। वो आगे बढ़ा और उसने परीवा को अग्निकुंड के पास खड़ा देखा, हाथ में दिव्य ग्रंथ लिए। विक्रोन ने दहाड़ते हुए कहा, तेरे इसी ग्रंथ ने मेरी पूरी सेना मिटा दी। अब इसी की मदद से मैं एक नई मृत्यु सेना बनाऊंगा और पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। परीवा ने गुस्से में जवाब दिया, तेरे पापी हाथ इस ग्रंथ को कभी नहीं छू पाएंगे। उसने ग्रंथ खोला और एक मंत्र पढ़ते हुए सीधे अग्निकुंड में दिव्य ग्रंथ को लेकर कूद गया। विक्रोन की आंखों के सामने दिव्य ग्रंथ और परीवा उस आग में हमेशा के लिए गायब हो गए। विक्रोन हैरानी से देखता रह गया और जोर से चीखा, ठीक उसी वक्त एक 3 साल के बच्चे की चीखने की आवाज आई। मां! ये परीवा का बेटा था। विक्रोन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और गुर्राया, तेरी मां ने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं उसके वंश को बर्बाद कर दूंगा। पर जैसे ही उसने उस बच्चे को छूना चाहा, उस बच्चे की कलाई के ब्रेसलेट से एक दिव्य ऊर्जा निकली और उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। इस कवच की वजह से विक्रोन को जोर का झटका लगा। उसने सारी ताकत लगाकर कवच को तोड़ना चाहा और बस तभी अग्निकुंड से सैकड़ों आग के नाग निकले और विक्रोन को जकड़ लिया। एक मायावी दरवाजा खुला और वो नाग विक्रोन को खींचकर उसमें ले गए और फिर सब कुछ थम गया। अचानक अग्निकुंड से दिव्य ग्रंथ का एक अधजला पन्ना उड़ता हुआ बाहर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। और फिर सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, उस मासूम बच्चे की जो अब भी अपनी मां को ढूंढ रहा था। मां! 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 18 साल का वेद चीखते हुए नींद से जागा। वो अपने बिस्तर पर पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। इंडिया के एक छोटे से शहर नंदगिरी के एक छोटे से घर में। यूं तो उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, मगर आज का सपना कुछ ज्यादा ही अजीब था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे एक कहानी सुना रहा था। क्या था वो सब? वो राक्षस, वो ब्रेसलेट, वो दिव्य ग्रंथ और वो औरत। उसे अचानक अपनी मां का ख्याल आया। उसने उठकर दरवाजा खोला और धीरे से दूसरे कमरे की तरफ चला गया, जहां उसकी मां सारिका पिछले 10 सालों से बीमार बिस्तर पर थी। वेद ने कमरे में झांका। सारिका की सांसें धीमी थी,
जैसे नींद में खोई हुई हो। पास ही सोफे पर उसके पापा शेखर आर्या गहरी नींद में थे। शेखर एक आर्मी ऑफिसर थे और वर्दी छोड़ चुके थे, पर उन्होंने फर्ज निभाना नहीं छोड़ा था। वो पहले देश के लिए फर्ज निभाते थे और अब परिवार के लिए फर्ज निभा रहे थे। एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया था। सारिका का चलना उठना सब छिन गया था और उसी की वजह से शेखर को आर्मी छोड़नी पड़ी थी। बेटा छोटा था और बीवी बीमार। घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। शेखर ने सारी भागदौड़ की, डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा, पर सारिका कभी फिर से उठ नहीं पाई और पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। वेद कमरे से जाने ही वाला था कि तभी शेखर का फोन बजा। फोन की आवाज सुनते ही वेद तुरंत कमरे में गया और फोन उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया। ये मेजर आदिल का फोन था। वेद सोचने लगा, इतनी रात को ये क्यों फोन कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है? सारिका ने धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कहा। वेद धीरे से फोन रखकर बिना पापा को डिस्टर्ब किए मां के पास गया और बोला, नहीं। सारिका ने उसका हाथ पकड़कर चूमा। आजा आजा, मेरे पास सो जा, आना। वे धीरे से मां के पास लेट गया। सारिका उसका माथा सहलाती रही। उस रात वेद फिर एक बार अपनी मां की गोद में सो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में सोता था। उसे नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब वो मां की छांव में इतने सुकून से सो पाएगा। अगली सुबह वेद रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। उसके पापा ने नाश्ता और टिफिन उसे पकड़ाया और जाने से पहले वेद ने रोज की तरह मां के माथे को चूमा। रास्ते में वो धीरे धीरे चल रहा था। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स जो खुद को कूल गैंग कहते थे, रोज उसे परेशान करते थे। इसलिए वो अक्सर स्कूल लेट पहुंचता था ताकि उनसे टकराव ना हो। चलते चलते उसकी नजर सड़क के कोने पर पड़ी। एक सफाई वाला सूखे पत्ते जला रहा था। धुएं में चिंगारियां उठी और वे ठहर गया। चिंगारियों को देखते ही उसे रात का सपना याद आया। अग्निकुंड, जलता दिव्य ग्रंथ, विक्रोन की दहाड़। उसने हल्के से अपना सिर झटका और तेज कदमों से नंदगिरी हाई स्कूल की तरफ बढ़ गया। क्लास शुरू हो चुकी थी। शास्त्री सर 12th क्लास को मैथ्स पढ़ाते हुए बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खुला और वे चुपचाप अंदर घुसा। कूल गैंग के स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में मुस्कुराए। उनमें से एक लड़का मिहिर, वो बोला, ले फिर लेट आया और शाम को फिर जल्दी भागेगा। उसके बगल में बैठी लड़की ईरा ने कहा, जैसे इसका बाप आर्मी से भागा था और अब औरतों की तरह घर का काम करता है, और इसकी तो शक्ल पर ही पट्टू लिखा हुआ है। तीसरा स्टूडेंट हंसा, अबे कब तक बचेगा हमसे? जैसे ही वेद उनके पास से गुजरा, मिहिर ने टंगड़ी लगा के वेद को गिरा दिया। सबकी नजर वेद पर पड़ी। शास्त्री सर ने गुस्से में देखा, क्लास टॉपर आज फिर से लेट? अरे क्लास को घर समझ रखा है क्या? ऊपर से गिरते पड़ते रहते हो, हाँ? ईरा ने कहा, अरे सर दिमाग ज्यादा बड़ा हो गया इसका, बैलेंस नहीं कर पा रहा बेचारा। सारे स्टूडेंट्स हंस पड़े। वेद को बहुत बुरा लगा। वो अपने आप को संभालते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, अपने दोस्त चिंतन के बगल में। आज उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जैसे तैसे उसने 3 पीरियड्स निकाले। चौथे पीरियड में उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। जब वो हैरानी में वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा के दोस्त चिंतन के पापा अशोक वहां बैठे थे। अशोक ने कहा, बेटा हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। वेद ने कुछ नहीं पूछा। उसका दिल बैठ सा गया। सालों से मां को खोने का जो डर उसके अंदर था, वो उसे बाहर नहीं आने देना चाहता था। अस्पताल तक पहुंचने का 10 मिनट का वो सफर 10 दिन जैसा था। आईसीयू के बाहर शेखर को रोते हुए देख वेद ने हिम्मत करके पूछा, पापा क्या हुआ? शेखर की आवाज जैसे गले में ही अटक सी गई हो।
जा, माँ से मिल ले बेटा। जैसे ही वेद ने आईसीयू का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा और डरावनी खामोशी ने उसे घेर लिया। कमरे में बस एक आवाज थी, दिल दहलाने वाली मशीन की धीमी बीप, जैसे हर बीप माँ को उसकी जिंदगी से एक पल और दूर ले जा रही हो। सामने बिस्तर पर उसकी माँ लेटी थी। वेद की सांसें रुक गई। जो माँ कभी उसके लिए पूरी दुनिया थी, आज वही जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उनकी सांसें बेहद हल्की हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। वेद उनके पास में बैठ गया। उसकी आंखें भर आई, मगर वो रो नहीं रहा था। सारिका ने धीरे धीरे अपना हाथ वेद की ओर बढ़ाया और हाँफते हुए कहा, तेरे लिए लाल डिब्बा अलमारी में है। वेद ने उनके माथे को चूमा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और तभी उनका शरीर ढीला पड़ गया, सांसें रुक गई। वेद बस देखता रह गया। उसके चेहरे पर खामोशी थी। उसे लग रहा था कि ये भी कोई सपना है, कोई डरावना सपना जो अभी टूट जाएगा। लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी, जो किसी भी डरावने सपने से ज्यादा डरावनी थी। शमशान घाट पर सिर्फ चिता की लकड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वेद और शेखर सारिका की चिता के सामने खड़े थे, हाथों में अग्नि लिए। वेद के हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर पंडित जी के कहने पर उसने मां को मुखाग्नि दी। आग की पहली लपट उठी, उसकी आंखें भर आई। वो चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। और पहली बार वो टूट कर रो पड़ा। उसने रोते हुए आखिरी बार मां को आवाज लगाई, मां। शेखर और वेद घर लौटे। उन दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हो रही थी। तभी वापस मेजर आदिल का फोन आया। शेखर ने फोन काट दिया। वेद ने यह देखा, पर वो सीधा मां के कमरे में चला गया और उनके बिस्तर पर ऐसे लेट गया जैसे कोई बच्चा मां की कोख में होता है। उसी पल उसे कुछ याद आया। मां ने किसी लाल डिब्बे के बारे में कहा था। वेद झट से उठा, अलमारी खोली और वो लाल डिब्बा निकाला। जैसे ही उसने वो डिब्बा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर एक ब्रेसलेट रखा था। ये बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा उसने अपने सपने में परिवा के बेटे के हाथ में देखा था। ये कैसे हो सकता है? हिचकते हुए उसने ब्रेसलेट धीरे से अपनी कलाई में पहना और तभी एक अजीब सी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे रगों में कोई नई चेतना बहने लगी हो। अचानक बाहर तेज हवाएं चलने लगी, मानो आने वाले किसी बड़े तूफान की चेतावनी दे रही हो। पाताल लोक की गहराई से भी सैकड़ों मील दूर, जहां समय भी नहीं चलता, एक छिपा हुआ लोक था, अग्निलोक। वहां आग की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था एक पिंजरा, और उस पिंजरे के बीच में एक बड़ा सा काला दिल, जिसकी धड़कन हजारों सालों से बंद थी। ये विक्रोन का दिल था। और अब जैसे ही वेद ने वो ब्रेसलेट पहना, विक्रोन की सोई हुई इच्छा शक्ति फिर से जाग गई और उसका खामोश पड़ा हुआ दिल अचानक से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक दिल नहीं, बल्कि वो टाइम बॉम्ब था जो पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने के लिए एक्टिवेट हो चुका था। क्या विक्रोन वाकई में वापस आकर पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ लड़ाई छेड़ देगा? क्या है इस ब्रेसलेट की सच्चाई, और क्यों इसके पहनते ही विक्रोन का दिल जाग गया? क्या रिश्ता है वेद का परिवार से? क्या वेद बनेगा विक्रोन के खिलाफ इस दुनिया की ढाल? जानने के लिए सुनते रहिए वेद अस्त्र।
सीक्रेट्स ऑफ द दिव्य ग्रंथ। कहानी यही नहीं रुकती, वही किरदार वही दुनिया, अब ऑडियो में आखिर तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ विक्रोन का दिल फिर से अग्निलोक में धड़कने लगा था, वहीं वेद का दिल नंदगिरी के इस छोटे से घर में अपनी माँ की याद में बेचैन हो रहा था। और माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा, वो ब्रेसलेट, अपनी कलाई में पहने हुए वेद अपने बिस्तर पर लेटा था। एक सवाल वेद को बार बार परेशान कर रहा था। क्या ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने सपने में देखा था, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। थोड़ी देर तक वो बस ब्रेसलेट को देखता रहा और फिर उसकी पलकों पर भारीपन उतर आया और उसे नींद आ गई। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। वो गहरी नींद में था, लेकिन उसकी करवटों में बेचैनी थी। बिस्तर के कोने तक पहुंच चुका वेद उस लकड़ी के नुकीले डिब्बे से बस एक और करवट दूर था जो फर्श पर गिरा पड़ा था। ये उसकी माँ की अंतिम निशानी थी, वही लाल डिब्बा जिसमें दिव्य ब्रेसलेट रखा गया था। जैसे ही वेद ने करवट ली, वो बिस्तर से गिरने ही वाला था कि तभी अचानक ब्रेसलेट नीली लौ में जल उठा। वेद का शरीर जमीन पर गिरने की बजाय हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। बिस्तर पर पड़ी रजाई अपने आप सरकी, जैसे उसमें किसी तरह की जीवन ऊर्जा हो। वो रजाई धीरे धीरे हवा में उठी और वेद को अपनी बाहों में भरकर वापस बिस्तर पर सुला दिया। ब्रेसलेट की रोशनी धीमे धीमे बुझने लगी। कमरे में फिर से शांति छा गई, पर हवा में अब भी वही दिव्यता तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य माँ समय और मृत्यु से परे अब भी अपने बेटे की रक्षा कर रही है। सुबह सुबह शेखर की नींद मेजर आदिल के फोन से खुली। वो धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहे थे, जैसे हर शब्द वेद से छिपाना जरूरी हो। दूसरी तरफ से मेजर आदिल ने भारी आवाज में कहा, भाभी के जाने का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन सच कहूं, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं तुझे वापस बुलाने की बात कभी ना करता। शेखर की आंखें भीगी और आवाज शांत थी, मानो दबा हुआ दर्द झलकने को था। नहीं, वो बात मेरी नहीं है, बात वेद की है। उसने अपनी माँ को अभी अभी खोया है। मैं अभी उससे उसके बाप को भी दूर नहीं कर सकता। वो और टूट जाएगा। आदिल की आवाज और भी गंभीर हो गई। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन ये खतरा किसी सरहद पार के दुश्मन से नहीं है। ये कुछ और है, गहरा, अंधेरा। और तूने पास में ऐसे खतरे से डील किया है। देश को तेरी जरूरत है शेखर। कुछ पल खामोश रहने के बाद शेखर ने धीरे से कहा, तू जानता है मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं वेद से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला उसका होगा। शेखर उठकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि वेद पहले से स्कूल जाने के लिए तैयार था और बैग में किताबें भर रहा था। तो स्कूल जा रहा है? कुछ दिन आराम कर ले बेटा, अभी इतने बड़े दुख के साथ पढ़ाई कैसे कर पाएगा। वेद ने अपने बैग को बंद करते हुए कहा, पापा, ये दुख माँ की यादों की तरह जिंदगी भर नहीं जाएगा। ये भी मेरे हर दिन का हिस्सा रहेगा। इससे जितनी जल्दी समझौता कर लो उतना अच्छा है। शेखर चुप हो गए। उनके चेहरे पर गर्व और दर्द दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर वेद को गले लगाया और माथे पर एक प्यारी सी किस कर दी। कहां से लाता है इतनी हिम्मत तू? वेद ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझ में हिम्मत नहीं पापा, काश की होती, पर हाँ, फर्ज की अहमियत मैं समझता हूं और वो मैंने आपसे सीखा है। शेखर की आंखें भर आई। वो जानते थे कि एक सिपाही के लिए देश का फर्ज सबसे बड़ा होता है। स्कूल के लिए निकलने से पहले वेद की आंखों में फिर आंसू आ गए। रोज वो माँ के माथे को चूम कर निकलता था। आज सिर्फ उनकी तस्वीर थी। उसने माँ की तस्वीर को चूमा और स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल में ब्रेसलेट जैसी चीज पहनने की इजाजत नहीं थी।
वेद ने ब्रेसलेट अपने बैग में रख लिया। क्लास में सभी वेद को देखकर बड़े हैरान थे। नंदगिरी छोटा सा शहर है। उसकी मां के गुजर जाने की खबर सब तक पहुंच चुकी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी स्कूल आ जाएगा। कूल गैंग की मिहिर ने ताना मारते हुए कहा, सुना है तुझसे परेशान होकर तेरी मां ने खुद ही जान दे दी। उसकी दोस्त ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि तेरा बाप भी तुझसे तंग आकर भाग जाए। भगोड़ा तो वो है ही। हाँ? वेद ने गुस्से में दोनों की तरफ देखा। मिहिर उसकी तरफ बढ़ा। क्या बोल रहा है बे भट्टू? मारेगा क्या? हाँ? मार के दिखा। अबे छू के तो दिखा। ये कहते हुए उसने वेद को धक्का देने की कोशिश की। वेद ने बचाव में अपना बैग आगे कर दिया। बैग को छूते ही मिहिर पीछे की तरफ गिर गया। बैग में रखे मां के ब्रेसलेट ने मिहिर को झटका दे दिया था। वेद ने हैरानी से अपने बैग की तरफ देखा। उसे भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। बाकी स्टूडेंट्स मिहिर को गिरते देखकर हंस पड़े। मिहिर ने उठते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत। इससे पहले कि वो वेद पर हमला करता, टीचर क्लास में एंटर हो गए और सबको अपनी अपनी सीट पर बैठना पड़ा। मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्लासेस खत्म होने के बाद कूल गैंग ने वेद को इशारे से कहा कि वो गेट पर उसका इंतजार करेंगे। वेद सबके निकल जाने तक क्लास में रुका और फिर स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ तेजी से चला गया। ये गेट जो बास्केटबॉल ग्राउंड के पास था, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। वेद जल्दी निकल जाना चाहता था। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई, कहां भाग रहा है? वेद चौंक कर पीछे घूमा तो उसके हाथ से बैग गिर गया। बैग के गिरते ही ब्रेसलेट बाहर गिर पड़ा। वेद के सामने मिहिर और कूल गैंग के 2 और लड़के थे। तभी पीछे से ईरा आई और बोली, सॉरी बोल इसको। वेद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों को माँ और पापा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ईरा ने सिर हिलाया। ऐसे नहीं लल्लू, पाँव पकड़कर सॉरी बोल। वेद खामोश खड़ा रहा और फिर मिहिर चिल्लाया, ये ऐसे नहीं मानेगा। उसने वेद को एक जोरदार झापड़ लगाया। वेद वहीं अपने बैग के पास गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। खून का कतरा जमीन की तरफ टपकने लगा, मगर वो खून का कतरा जमीन पर न गिरकर उसकी ब्रेसलेट पर गिरा। वेद के खून को छूते ही वो ब्रेसलेट नीले रंग की रोशनी से चमकने लगा और देखते ही देखते वहां उस ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा काला बादल उमड़ आया और अचानक वो बादल गरजने लगा। फिर जोर से बिजली चमकी और मिहिर के पैरों के सामने गिरी। मिहिर जमीन पर गिर गया। वेद और कूल गैंग के बीच उस बिजली ने जमीन में बास्केटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच एक बड़ी सी दरार बना दी। उस दरार से एक गरम धुएं भरी हवा बाहर निकलने लगी। आसमान पर और बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। कूल गैंग डर गया। ईरा, मिहिर और वो दोनों लड़के उल्टे पैर मैदान से बाहर भाग गए। वेद ने उन्हें भागते हुए देखा और धीरे धीरे खड़ा होने लगा। तभी तेज हवा के बीच एक अलग ठंडी हवा का झोंका आया और आसमान से एक आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा हवा में थरथराता हुआ नीचे उतरा। ये कोई मामूली पन्ना नहीं, बल्कि दिव्य ग्रंथ का बचा हुआ पन्ना था। वही दिव्य ग्रंथ जिसे वेद के सपने में राजकुमारी परिवा अग्नि कुंड में लेकर कूद गई थी। वो पन्ना धीरे से ठीक वेद के पास जमीन पर गिरा, मगर वेद ने उसे देखा नहीं। उसने जल्दी से अपना बैग और पास में गिरा हुआ ब्रेसलेट उठाया और वहां से भाग गया। पीछे रह गया दिव्य ग्रंथ का वो पन्ना जो अचानक हवा में उड़ा और धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर चला गया। इधर वेद के घर का दरवाजा खुला और वो अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। शेखर की नजर वेद पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे होश क्यों उड़े हुए तुम्हारे? वेद ने बैग रखा और धीरे से जवाब दिया, वो स्कूल में बिजली गिरी। शेखर उसके पास आए। तू ठीक तो है ना? वेद ने आगे बढ़कर अचानक अपने पापा को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ, मेरे पास तो सब कुछ ठीक है पापा। शेखर उससे आर्मी में बुलावे वाली बात करना चाहते थे, मगर शायद ये सही मौका नहीं था। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। वेद ने और कुछ नहीं कहा। वो धीरे से अपने कमरे में चला गया।
जोर की ठकठकाहट की आवाज से रात के 2 बजे वेद अचानक नींद से जागा। वो दरवाजे की तरफ गया, वहां कोई नहीं था। वो आवाज फिर से आई। वेद ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर तेज आंधी चल रही थी और खिड़की पर कुछ जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। वेद धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा। कांच के उस पार कोई कागज जैसा कुछ हवा में नाच रहा था। उसने खिड़की खोली और एक आधा जला हुआ पन्ना सीधे अंदर उठकर आया और जमीन पर गिर गया। वेद ने धीरे से झुककर उसे उठाया। उस आधे जले हुए पन्ने पर लिखे शब्द एक एक करके सोने जैसी रोशनी में चमकने लगे। ये कुछ पुराने सिंबल्स, कुछ अनजाने अक्षर थे, जैसे किसी ने जादू से लिखे हो। वेद के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ हैरानी थी। ये तो दिव्य ग्रंथ का वही पन्ना है जो मैंने सपने में। ठीक उसी वक्त स्कूल के पीछे वीरान बास्केटबॉल ग्राउंड पर जो बिजली की वजह से दरार बनी थी, उस पर कई पंछी चीखते हुए मंडरा रहे थे। रात के वक्त तूफान के बीच ऐसा होना बहुत अजीब था, मगर शायद इन पंछियों को आने वाले उस खतरे का एहसास हो गया था जो इस धरती की दरार से निकलकर इस लोक के भविष्य में दरार डालने वाला था। दरार के कई मील नीचे अग्निलोक में विक्रोन के धड़कते दिल ने किसी को पुकारना शुरू किया, मौनी। और वो पुकार उस दरार से ऊपर उठकर नंदगिरी के उस स्कूल से होते हुए मीलों दूर एक शहर कतरास में जा पहुंची। मौनी। एक धीमी सी रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजी। मौनी की आंख अभी लगी ही थी कि अचानक नींद खुल गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वो उठ गई। खूबसूरत दिखने वाली मौनी की संभली हुई जिंदगी थी। कतरास शहर में एक आलीशान घर में वो अपने परिवार के साथ रहती थी। वो उठकर हॉल में गई। उसका पति अभी तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। मौनी ने पति से पूछा, आपने मुझे बुलाया? पति ने बिना नजर उठाए कहा, नहीं तो, मगर देर तक जागना है यार, एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। वो दूसरी ओर चली गई और एक कमरे में झांका जहां उसकी बेटी सो रही थी। उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मौनी। इस बार वो चौकी में, वो सीधे अपने कमरे में गई और उसने दरवाजा लॉक करके अलमारी खोली। उसके अंदर एक गुप्त दरवाजा था। वो दरवाजा खुला। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां एक अजीब डरावनी मूर्ति रखी हुई थी। ये विक्रोन की मूर्ति थी। मौनी जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। एक सुंदर औरत अब एक राक्षसी अवतार में बदल चुकी थी। उसने आंखें बंद की और बोली, मैं पूरी जिंदगी आपसे बात करने की कोशिश करती रही और आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे बुलाया। क्या ये सच में आप हैं, महाराज विक्रोन? कुछ पल की खामोशी के बाद एक धीमी भारी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, हाँ मौनी, अब तक तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अब पुराने अध्याय को खत्म कर दो। तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो रही है। नंदगिरी शहर जाओ और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। एक पुराने ग्रंथ के जागने से मेरे जागने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम बनोगी मेरी सबसे बड़ी ताकत। और याद रखो, शांति छलावा है। आग में भस्म होकर ही नई दुनिया जन्म लेती है। जला दो सब कुछ ताकि नया संसार सांस ले सके। मौनी मुस्कुराई और वापस इंसानी रूप में बदल गई। उसने बाहर निकलकर पति के पास चाय का कप रखा और बेटी को उठाकर एक गिलास दूध पिलाया। धीरे धीरे जहर ने अपना असर दिखाया और उन दोनों की सांसें रुक गई।
मौनी ने माचिस जलाई और घर को आग लगाते हुए विक्रोन के शब्द दोहराने लगी। शांति छलावा है, आग में भस्म होकर ही नई दुनिया जन्म लेती है। पूरा घर आग में झुलस रहा था और उसके बीच मुस्कुराती हुई मौनी बाहर निकली। क्यों चुना है विक्रोन ने मौनी को, और क्या होगा मौनी का मिशन नंदगिरी में? क्या वेद और मौनी का आमना सामना एक बड़े युद्ध की शुरुआत बनेगा? क्या शेखर वेद को छोड़कर आर्मी में चला जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वेद अस्त्र, सीक्रेट्स ऑफ द दिव्य ग्रंथ। एक तरफ जहां विक्रोन की पुकार ने मौनी को एक नया मकसद दिया था, वहीं दूसरी तरफ दिव्य ग्रंथ का आधा जला पन्ना वेद को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मगर क्या? वेद ने पन्ना हाथ में पकड़ रखा था और उस पन्ने के आसपास सुनहरे चमकते संस्कृत के अक्षर मंडरा रहे थे। उसने दूसरे हाथ से उन अक्षरों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो पानी की तरह उसके हाथ से फिसलते चले गए। वेद के मन में अब एक जिज्ञासा थी, आखिर इन अक्षरों का मतलब क्या है? उसने धीरे से उस पन्ने को टेबल पर रखा और बैग से अपनी नोटबुक निकाली। वेद हर एक अक्षर को किताब में लिखने लगा। जैसे वो उन अक्षरों को लिखने लगा, पन्ने पर घूमते अक्षर एक एक करके गायब होने लगे। जैसे ही उसने आखिरी अक्षर लिखा, पन्ना अचानक शांत हो गया। अब वो एक साधारण सा थोड़ा जला हुआ कागज लग रहा था। वेद ने उसे बहुत सावधानी से उठाया और अपनी ड्रॉर में रख दिया। फिर वो वापस अपनी नोटबुक को देखने लगा। संस्कृत के ये अक्षर साफ तो थे, पर जंबल्ड थे। वेद को उनका मतलब समझ नहीं आ रहा था। वेद घंटों तक उन अक्षरों के साथ खेलता रहा। उसने हर कॉम्बिनेशन, हर मुमकिन अर्थ सोचा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। थक हार कर कुर्सी पर बैठे बैठे ही कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह शेखर की आवाज कमरे के बाहर से आई। वेद एकदम चौंक कर उठा। उसे कल रात की घटना याद आई। उसने तुरंत ड्रॉर खोलकर चेक किया। दिव्य ग्रंथ का वो पन्ना अब भी वहीं था। उसने ड्रॉर को बंद किया और कमरे का दरवाजा खोला। शेखर ने अंदर आते हुए कहा, वेद, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पापा? वेद ने अपने पापा को इतना सीरियस देखकर पूछा। शेखर ने उसके सामने बैठकर धीरे से कहा, देख, तू जल्दी ही दक्षिणा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देगा और मुझे यकीन है कि वो तू आराम से पास भी कर लेगा। मैंने तेरी पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम भी कर दिया है। तो पापा, बात क्या है? वेद को अब चिंता हो रही थी। शेखर ने एक लंबी सांस ली और कहा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से दुश्मन इस बार इंडिया में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। पुराने सैनिकों को भी वापस बुलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले मुझे भी उनका कॉल आया था और उन्होंने मुझे वापस आर्मी ज्वाइन करने को बुलाया है। मैं तुझे पहले ही बता देना चाहता था, मगर वेद ये सब सुनकर हैरान था। उसका दिल मानो डूबने लगा। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। शेखर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा बेटा। वेद एक पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, पिछले 10 साल से आप एक पति और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मगर देश के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है पापा। एक आर्मी मैन का बेटा होने के नाते मैं इतना तो समझ ही सकता हूं, और अगर आज मेरी वजह से आप नहीं गए ना, तो मैं हमेशा खुद को कोसता रहूंगा। शेखर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। शेखर ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वेद इतनी समझदारी से ये सब हैंडल करेगा। वो बोले, थैंक यू, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। गर्व मुझे आप पर है पापा। आप में अब भी देश के लिए लड़ने का जज्बा है। काश मैं भी आपके जैसा बन सकता। आर्मी एकेडमी में एडमिशन लेकर मैं भी। शेखर उसे बीच में ही टोकते हुए खड़े हो गए और बोले, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तेरी असली ताकत तेरा दिमाग है। तू बहुत बड़ी चीजों के लिए बना है बेटा,
मगर लड़ाई उनमें से नहीं है। वेद ने कहा, आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपको लगता है कि मैं फिजिकली इतना ताकतवर नहीं बन सकता कि लड़ाई कर सकूं। शेखर ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तेरी लड़ाई अलग होगी बेटा। तू ताकत की लड़ाई दिमाग से लड़ेगा। शेखर ने टेबल पर पड़ी वो नोटबुक उठाई जिस पर वेद ने संस्कृत के अक्षर लिखे थे और शेखर ने आगे कहा, कलम और किताब से लड़ेगा। अचानक वेद की आंखों के सामने संस्कृत के वो अक्षर चमकने लगे जो उसने उस किताब में लिखे थे। वेद बड़बड़ाया, मनसः माध्यमेन शक्ति युद्धम। उसने दिव्य ग्रंथ के पन्ने के ऊपर मंडराते अक्षरों का कोड सॉल्व कर लिया था। जीनियस होने का शायद यही साइड इफेक्ट है कि ऐसे वक्त पर भी दिमाग चलना बंद नहीं होता। शेखर को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछते हैं, ये क्या बोल रहा है तू? वेद कहता है, संस्कृत में ताकत की लड़ाई दिमाग से। शेखर ने उसकी तरफ देखा। उन्हें लगा कि शायद उनकी बात वेद की समझ में आ गई है। उन्होंने आगे बढ़कर वेद के गाल को चूम लिया। स्कूल जाने से पहले वेद ने पापा की पैकिंग में मदद की। उसका दिल उदास था पर उसने वो चेहरे पर आने नहीं दिया। पापा को जोर से गले लगाते हुए वेद ने कहा, बस एक वादा करो पापा, आप वापस लौटकर जरूर आओगे मेरे लिए। शेखर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया मगर उनकी आंखें नम थी। घर से निकलकर वेद चुपचाप स्कूल की तरफ जा रहा था। ब्रेसलेट उसके बैग में था। पापा के जाने की बात अब भी उसके दिल में भारीपन लिए चल रही थी और साथ में बार बार वो शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, मनसः माध्यमेन शक्ति युद्धम। वो जैसे ही क्लास में पहुंचा, मिहिर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, कल तो उस बिजली ने बचा लिया, आज कैसे बचेगा? स्कूल के बाद मिलते हैं 5 बजे, वेद ने बिना किसी डर के कहा। मिहिर एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। ईरा ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए पूछा, भाग तो नहीं जाएगा ना भगोड़े, अपने बाप की तरह? हाँ। वेद ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, तुम लोग भी मत भागना। मिहिर को गुस्सा आ गया और उसने वेद का गिरेबान पकड़ लिया, पर उस ब्रेसलेट के बैग में होने से उसे फिर से झटका लगा और वो पीछे गिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शास्त्री सर क्लास में आ गए और सबको अपनी अपनी सीट पर जाना पड़ा। क्लासरूम के बोर्ड पर शास्त्री सर ने मैथ्स की एक प्रॉब्लम लिखते हुए कहा, हाँ तो बच्चों, कौन सॉल्व करेगा इसे? हाँ मिहिर। मिहिर को कुछ समझ नहीं आया। शास्त्री सर ने कहा, देखो, इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं कि अगर शरीर बड़ा हो तो दिमाग भी तेज होता है। पूरी क्लास हंस पड़ी। तभी पीछे से एक हाथ उठा, वेद का। उसने कहा, सर मैं कोशिश करूं? मिस्टर शास्त्री मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई, क्लास टॉपर, आओ आओ करो सॉल्व। वेद ने कुछ ही मिनटों में प्रॉब्लम को सॉल्व करके बोर्ड पर लिख दिया। वाह, ब्रिलियंट, शास्त्री सर ने कहा। पूरी क्लास में हल्की हल्की तालियां बजने लगी। वेद ने मिहिर की तरफ देखा मानो कहना चाहता हो कि भाई ऐसे सॉल्व करते हैं। मिहिर इस वक्त बहुत गुस्से से भरा था। पीरियड खत्म होते ही घंटी बजी और सारे स्टूडेंट्स बैग समेटने लगे। तभी शास्त्री सर अचानक घबरा गए। अरे बाप रे, ये मेरा फोन कहाँ है? मैंने यही डेस्क पर रखा था। चिंतन तुरंत बोला, सर नंबर बताइए, मैं कॉल करता हूँ। चिंतन ने फोन किया मगर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने कहा, सर जब फोन ऑन होगा तब हम उसे एक ऐप से ट्रैक कर सकते हैं, प्लीज कर दो चिंतन, उसमें बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा। शास्त्री सर ने रिक्वेस्ट की। वेद चुपचाप सब कुछ देख रहा था। स्कूल के पिछले गेट पर ठीक शाम के 5 बजे वेद अकेले पहुंचा। मिहिर और उसका गैंग पहले से ही वहां थे। वेद ने शांत लहजे में कहा, लो आ गया मैं। ईरा जोर से हंसी। अबे ओ फट्टू, इतनी अकड़ कहां से आ गई बे? वेद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शास्त्री सर कहते हैं कि असली हिम्मत वो होती है जो डर के बाद भी बनी रहे। वेद के ये शब्द सुनकर मिहिर ने उसे धक्का दे दिया और वेद जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बिना गुस्सा किए वो उठ गया और धूल झाड़ते हुए फिर से बोल पड़ा। शास्त्री सर ने यह भी कहा था कि गिरने से नहीं, उठने से इंसान बड़ा बनता है। मिहिर भड़क कर गालियां देने लगा।
अबे साले, क्या शास्त्री सूत्र फूक रहा है क्या? वो शास्त्री खुद तो इतना बड़ा लूजर है और दूसरों को ज्ञान बांटता फिरता है। बीवी भाग गई और बेटी बात नहीं करती उससे। तभी उसका एक दोस्त बोला, बेटी कमाल है मगर। उनकी कूल गैंग हंसने लगी। बस एक आवाज पीछे से आती है। शास्त्री सर और चिंतन वहीं खड़े थे। मिहिर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और ईरा ने सिर झुका दिया। चिंतन ने मोबाइल से शास्त्री सर का नंबर डायल किया और तभी शास्त्री सर का फोन मिहिर की जेब में बजने लगा। सभी लोग सन्न हो गए। वेद सीधा मिहिर की आंखों में देखकर मुस्कुराया। मिहिर ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम सर, ये किसी ने डाल दिया होगा सर मेरे बैग। शास्त्री सर ने मिहिर को एक जोरदार तमाचा लगाया और कूल गैंग को प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए। वेद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने बड़ी चालाकी से शास्त्री सर का फोन क्लास में जवाब लिखते लिखते उठाकर ऑफ कर दिया था और फिर यहां पर ऑन करके मिहिर की जेब में डाल दिया था। चिंतन ने धीरे से कहा, पक्का इन सबको सस्पेंड कर देंगे। तूने ये किया कैसे यार? वेद ने वो शब्द दोहराए, मनसः माध्यमेन शक्तियुद्धम। दिव्य ग्रंथ से निकले इन शब्दों को वेद ने सिर्फ डिकोड ही नहीं बल्कि इस्तेमाल भी किया था। कई दिनों के बाद आज वेद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। आज शायद पहली बार उसे एक जीत मिली, वो भी सिर्फ उसके दिमाग के दम पर। नंदगिरी से कोसों दूर एक सड़क पर दूर दूर तक हरियाली और खालीपन था। सड़क पर एक पुरानी सी बस हिचकोले खा रही थी। अंदर खिड़की के पास सबसे पीछे वाली सीट पर मौनी बैठी हुई थी। बस जंगलों से गुजर रही थी और धीरे धीरे माहौल अजीब सा होने लगा। अचानक से वो बस रुक गई और तभी बस के सारे मुसाफिर एक साथ बिना पलके झपकाए मौनी की ओर देखने लगे। मौनी की सांसें तेज हो गई। फिर ड्राइवर रुककर मौनी की ओर चलने लगा। धीरे धीरे उसकी चाल बदली और उसकी आंखें जलने लगी। फिर उसका चेहरा पिघलने लगा और वहां प्रकट हुआ एक डरावना चेहरा। दुर्जन, मौनी ने दबी आवाज में कहा। दुर्जन ये काल नेत्र संघ का कप्तान था और बस में बैठे सारे लोग उसी काल नेत्र संघ के लोग। धीरे धीरे वो भी अपने असली डरावने रूप में आ गए। काल नेत्र संघ ये उन राक्षसों का ग्रुप था जो आते तो पाताल लोक से थे मगर सदियों से इस धरती पर आतंक फैला रहे थे। विक्रोन की आराधना करने वाला यह संघ बेहद खतरनाक था। पिछले कुछ सालों से शांत रहने के बाद ये ग्रुप वापस सक्रिय हो गया था। काल नेत्र संघ जल्द ही धरती पर कोई नई तबाही फैलाने की तैयारी में था। दुर्जन गुस्से में गुर्राया, तूने अपने परिवार को जिंदा जला दिया और अब भाग रही है, वो भी बिना मेरी इजाजत के। मौनी भी इस संघ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मौनी ने हिम्मत करते हुए कहा, महाराज विक्रोन ने आदेश दिया था। झूठ! दुर्जन ने दहाड़ते हुए कहा, अगर हर कोई महाराज विक्रोन का नाम लेकर अपनी मनमर्जी करेगा तो ये संघ बर्बाद हो जाएगा। वो मौनी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा और चाल में मौत थी। उसने अपने पंजे से मौनी का गला दबोच लिया। मैं तुझे मार डालूंगा यही सबके सामने, ताकि आगे से कोई मेरे हुक्म या मेरी इजाजत के बिना कुछ करने की हिम्मत ना करे। मौनी का चेहरा नीला पड़ने लगा। दुर्जन मौत बनकर उसकी आंखों के सामने खड़ा था। क्या मौनी का मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या दिव्य ग्रंथ का पन्ना वेद को सही रास्ता दिखाएगा? क्या शेखर के जाने के बाद वेद अपना ख्याल रख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वेद अस्त्र, सीक्रेट्स ऑफ द दिव्य ग्रंथ। दुर्जन की पकड़ मौनी के गले पर बढ़ने लगी। मौनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप चाहो तो मुझे मार दो, मगर मैं जीते जी महाराज विक्रम के आदेश का पालन करूंगी। वो जाग रहे हैं, उन्होंने मुझसे बात की है। दुर्जन ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा। तू कहना चाहती है कि हम सबको छोड़कर
मुझे छोड़कर महाराज विक्रम तुझसे बात करेंगे। तू है कौन और तेरी औकात क्या है? मौनी गिड़गिड़ाई। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे नंदगिरी जाने को कहा है। मुझे मारकर आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाओगे। आप मुझे 3 महीने दे दो, बस 3 महीने। अगर मैं झूठी निकली तो मुझे ढूंढकर मारना आपके लिए कौन सा मुश्किल काम होगा। बस 3 महीने दे दीजिए। दुर्जन कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर बोला, ठीक है, 3 महीने, एक दिन भी ज्यादा नहीं, मगर ये 3 महीने तू अकेली है। अगर झूठ बोल रही है तो तुझे मौत मिलेगी, सबसे भयानक मौत। अब जा। ये कहकर दुर्जन ने उसे घसीटते हुए बस से धक्का दे दिया। बस स्टार्ट हुई और तेजी से गायब हुई। चारों ओर घना जंगल था और सुनसान सड़क पर मौनी गिरी पड़ी थी। उसी वक्त नंदगिरी में अकेलेपन और खामोशी ने वेद को घेर लिया। जब उसने घर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, पापा घर से जा चुके थे। राशन से भरे थैले, फ्रिज में रखा पका हुआ खाना, सिंक में पड़े कुछ बर्तन और टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। वेद ने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। डियर वेद, दिल पर पत्थर रखकर तुझे छोड़कर जा रहा हूं, पर शायद यही एक सिपाही की जिंदगी है। जब देश बुलाए तो सारे रिश्ते पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब जरूरत है कि तुझे खुद पर भरोसा हो। तू बहुत खास है वेद। वेद ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़ने लगा। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैंने सब संभाल लिया है। तू बस अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात और, सिंक में थोड़े बर्तन है, धो लेना। बहुत सारा प्यार, पापा। वेद के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई और आंखें अब भी नम थी। वो बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को फोल्ड करके अपने कमरे में ले गया। रात में देर तक वेद बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा और जब उसे नींद आई तो एक खतरनाक सपना शुरू हो गया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा खाली मैदान था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक भारी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। वेद भाग रहा था और पीछे एक भयानक जीव था जिसका शरीर तो इंसानों जैसा था मगर सिर बिल्कुल शेर के जैसा। उसकी जलती आंखों में गुस्सा था। उसने वेद पर छलांग लगाई और वेद की चीख निकल पड़ी। वो चिल्लाकर जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी। एक हल्की रोशनी दराज के कोने से झांक रही थी। उसने वो दराज खोला और दिव्य ग्रंथ का वो पन्ना हाथ में लिया। उस पन्ना फिर से चमक रहा था और फिर से उसके ऊपर गोल गोल घूमते हुए कुछ संस्कृत के अक्षर तैर रहे थे। वेद उन अक्षरों को घूरता रहा। वेद ने उन अक्षरों को लिखकर सॉल्व करने की बहुत कोशिश की मगर रात से सुबह हो गई और वो कोड सॉल्व नहीं हुआ। वो किचन में था जब चिंतन ने मेन दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चिंतन बोल पड़ा, मैंने पापा से सुना कि शेखर अंकल चले गए तो मैं तेरे लिए नाश्ता ही बना रहा था। वेद ने उसे बीच में ही टोक दिया और अंदर किचन की तरफ बढ़ गया। चिंतन उसके पीछे पीछे गया। किचन की बिगड़ी हालत देखकर चिंतन ने पूछा, अबे नाश्ता बना रहा था या उससे लड़ रहा था? पहली बार किया ना, अरे धीरे धीरे सीख लूंगा यार, वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख अगर तेरा मूड खराब है तो हम स्कूल बंक करके कहीं घूमने जा सकते हैं ना। वेद ने जवाब दिया, नहीं मैं ठीक हूं और हम स्कूल जाएंगे। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने वालों की लिस्ट जानी है, उसमें साइन करना है। चिंतन ने कहा, अबे तू भूल गया क्या, पिछले हफ्ते हमने साथ में फॉर्म भरा था। हाँ पता है, वो तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एकेडमी के लिए अप्लाई किया था मगर अब आर्मी एकेडमी के लिए भी अप्लाई कर रहा हूं। चिंतन हैरान था, तू आर्मी एकेडमी? वेद ने कल रात फैसला कर लिया था, वो आर्मी एकेडमी जाएगा और फिर आर्मी ज्वाइन करके अपने पापा की तरह एक सच्चा योद्धा बनेगा। स्कूल के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदार टीचर ने वेद की आर्मी एकेडमी का फॉर्म देखा तो वो चौंक गई।
उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उन्होंने कहा, आर्मी एकेडमी और तुमसे एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। वेद ने इस इंसल्ट को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वो बस अपने ऑप्शंस ओपन रख रहा है। टीचर हंसने लगी। सही है, लेकिन तुम्हें साइंस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बस फाइनल एग्जाम में अच्छा करना है और कुछ नहीं। अपने आप को देखो, आर्मी एकेडमी के चक्कर में पड़ोगे ना तो शक्ति स्तर बढ़ाने की जल्दबाजी करनी पड़ेगी। शक्ति स्तर, ये उन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन था जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों की शक्ति को बढ़ाया जाता था। वेद का शक्ति स्तर बहुत कम था, जो आर्मी एकेडमी में भर्ती होने के लिए काफी नहीं था। वेद ने कुछ नहीं कहा। वो मन में तय कर चुका था कि इस बार एग्जाम से पहले किसी भी तरह से शक्ति स्तर पर फोकस करके वो अपनी शक्तियां बढ़ाएगा। जहां एक तरफ वेद ऑफिस से निकलकर क्लास की तरफ बढ़ रहा था, वहीं मीलों दूर नंदगिरी पहुंचने वाली खाली सड़क पर एक पीली कार आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर मेघना नाम की एक औरत बैठी हुई थी। बगल वाली सीट पर मौनी बैठी थी। दुर्जन के बस से बाहर फेंकने के बाद रात भर मौनी को उस घने जंगल में इंतजार करना पड़ा। सुबह उसे मेघना की कार में लिफ्ट मिल गई। मेघना ने गंभीर आवाज में पूछा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? आपके ये गले पर जो चोट का निशान है, ये... मौनी ने मासूमियत से जवाब दिया, पति ने मारने की कोशिश की, इसलिए देर रात ही घर से भाग निकली। थैंक यू सो मच मेघना जी। अगर आपने लिफ्ट न दी होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेघना ने झट से कहा, अरे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर एक औरत मुसीबत में दूसरी औरत का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? अच्छा, नंदगिरी में आपका कौन रहता है? मेरा भाई रहता है। आप नंदगिरी से हैं? मेघना मुस्कुराई। नहीं, मेरा ट्रांसफर हुआ है। DPSP, दक्षिण प्रदेश स्टेट बैंक की ब्रांच में बैंक मैनेजर हूँ। यही नंदगिरी हाई स्कूल के बगल में पोस्टिंग मिली है। ओह, अरे वाह। इससे पहले कहाँ थे आप? और आपकी फैमिली? मौनी धीरे धीरे बातों में उसे बहलाती रही। मेघना धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। कुछ देर बाद वो पीली कार नंदगिरी शहर में दाखिल हुई और अब गाड़ी में सिर्फ एक ही औरत थी, ड्राइविंग सीट पर बैठी मेघना। उसकी आंखों में अब भी वो तेज ज्वाला झलक रही थी जिससे एक औरत का अंत कर दिया गया था। असली मेघना का अंत हो चुका था और मेघना बनकर मौनी नंदगिरी पहुंच चुकी थी। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, विक्रोन की आवाज, शाबाश मौनी। मौनी गर्व से मुस्कुराई। स्कूल के लंच ब्रेक के दौरान वेद की नजर अचानक लाइब्रेरी की तरफ गई। कुछ तो था वहां। लाइब्रेरी के अंदर से वेद को खिंचाव सा महसूस हुआ। उसने चुपचाप लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पुरानी लकड़ी की अलमारियों में हजारों किताबें थीं। वहां पर एक अलग सी शांति थी और तभी दिव्य ग्रंथ के पन्ने के वो सुनहरे उलझे हुए अक्षर वापस हवा में उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। ये अक्षर सिर्फ वेद को ही दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे वो अक्षर आपस में जुड़ने लगे। ज्ञान समुद्रम गच्छति। वेद बड़बड़ाया, ज्ञान के समुद्र की तरफ जाओ। ये पन्ना मुझे लाइब्रेरी में भेजना चाहता है, पर क्यों? वेद लाइब्रेरी के अंदर माइथोलॉजी